आज हम गुप्तकालीन कला और साहित्य की बात करते हैं। गुप्त काल को कला और साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। तो अब बात करते हैं गुप्तकालीन कला की। गुप्तकालीन कला शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण गुप्त काल की सर्वाधिक विशेषता रही है। गुप्तकालीन कला स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इसमें बहुत से मंदिरों का निर्माण हुआ। इसमें बने मंदिरों की छतें सपाट होती थीं। गुप्तकालीन मुख्य मंदिरों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है देवगढ़, झांसी उत्तर प्रदेश का दशावतार मंदिर, जो विष्णु मंदिर है। यह भारत में शिखर युक्त पहला नागर शैली का मंदिर है। वर्तमान में ललितपुर जिले में स्थित है। दूसरा है कानपुर उत्तर प्रदेश का भीतर गांव का मंदिर, जो विष्णु मंदिर है। यह मंदिर भारत में ईंटों से बना पहला मंदिर है। तीसरा है तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश का विष्णु मंदिर। और चौथा नशना कुठारा का पार्वती मंदिर, जो मध्य प्रदेश में है। चलिए अब बात करते हैं गुप्तकालीन चित्रकला की। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं अजंता की गुफा। अजंता की गुफा नंबर 2। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। इसके खोजकर्ता कर्नल सलीमन 1819 है। नंबर 3 अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। नंबर 4 बाघ की गुफाएं, जो धार मध्य प्रदेश में हैं, का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ। इसके खोजकर्ता डेजरफील्ड 1818। पांचवा है बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 5 ही गुफाएं शेष रह गई हैं, बाकी सब नष्ट हो गई हैं। छठा है अजंता तथा बाघ दोनों ही गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित हैं। सातवां गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है। आठवां एलोरा में 34 गुफाएं हैं। चलिए अब बात करते हैं गुप्तकालीन साहित्य की। गुप्तकालीन साहित्य का विकास बहुत ज्यादा हुआ था। इसमें भी भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके प्रसिद्ध साहित्यकार और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला है कालिदास। कालिदास को भारतीय शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो बात करते हैं कालिदास की रचनाओं की, जो इस प्रकार है। पहला है ऋतु संहार। यह कालिदास की पहली रचना है। ऋतु संहार, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऋतुओं का संघात, यानी कि समूह। इसमें जिसके 6 सर्गों में ग्रीष्म से आरंभ कर वसंत तक की 6 ऋतुओं का सुंदर प्रकृति चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अब बात करते हैं मेघदूत। इसका शाब्दिक अर्थ है भेजा हुआ दूत। इसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका तक अपना संदेश दूत के माध्यम से भेजने का निश्चय करता। दूत के रूप में वह बादलों को चुनता है। इस प्रकार आषाढ़ के प्रथम दिन आकाश पर उमड़ते मेघों ने कालिदास की कल्पना के साथ मिलकर एक
अनन्य कृति की रचना कर दी। आइए अब बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की। अभिज्ञान शाकुंतलम भारत की पहली रचना जिसका विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ था। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। अब बात करते हैं मालविकाग्निमित्र की। मालविकाग्निमित्र यह एक संस्कृत नाटक है। यह 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। आइए अब बात करते हैं कुमार संभवम शिव जी से संबंधित महाकाव्य है। कुमार संभवम का अर्थ है कुमार का जन्म। इसमें कार्तिकेय के जन्म से संबंधित महाकाव्य जिसकी गणना संस्कृत के 5 महाकाव्यों में की जाती है। अब बात करते हैं रघुवंशम की। रघुवंशम भगवान राम से संबंधित है। विष्णु शर्मा, इनकी रचना है पंचतंत्र। यह एक जातक कथा है। इसमें छोटी छोटी बहुत सी कहानियां हैं। यह बाइबल के बाद विश्व का दूसरा सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र है। भद्र, इनकी रचना है रावण वध। शूद्रक, इनकी रचना है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। वात्सायन की रचना है कामसूत्र। कामसूत्र यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है जिसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों तथा प्रयोग की विस्तृत व्याख्या एवं विवेचना की गई है। भारवी, भारवी की रचना है किरातार्जुनीय। किरातार्जुनीय यह रचना किरात रूपधारी शिव एवं पांडुपुत्र अर्जुन के बीच हुए धनुर्युद्ध तथा वार्तालाप पर आधारित है। चलिए अब बात करते हैं गुप्तकालीन खगोल शास्त्र एवं विज्ञान की। विश्व के प्रथम 3 नक्षत्र शास्त्री वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ गुप्तकालीन ही रहे थे। आर्यभट्ट ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया 5वीं शताब्दी। आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह बताया कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आर्यभट्ट ने सबसे पहले सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आर्यभट्ट ने बताया। आर्यभट्ट ने गणित को खगोल शास्त्र से अलग किया था। इनकी रचनाएं हैं सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम जिसमें ज्योतिष शास्त्र ने के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। इसी ग्रंथ में इन्होंने अपना जन्म स्थान कुसुमपुर और जन्म काल शक संवत 358 लिखा है। सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत कई सिद्धांत ग्रंथों के समूह का नाम है। वराहमिहिर ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास स्थित कायथा को वराहमिहिर की जन्मस्थली माना जाता है।
इनकी रचनाएं हैं बृहद जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका। ब्रह्मगुप्त। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त ने ही सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इनकी रचना है ब्रह्मगुप्त सिद्धांत। अब बात करते हैं फाह्यान की। फाह्यान। गुप्त काल में ही फाह्यान भारत आया। यह चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाह्यान का मूल नाम कुंग था। उसने भारत में पंजाब का भ्रमण किया, फिर मथुरा, कन्नौज तथा काशी आदि नगरों में गया। उसने कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, कुशीनगर आदि बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा की। इसके बाद वह 3 वर्षों तक चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा। उसने भारत में 7 वर्ष व्यतीत किए। फाह्यान पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक संस्कृत सीखता रहा। फाह्यान पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक संस्कृत सीखता रहा। उसकी यात्रा का विवरण फो क्यों की नामक पुस्तक में मिलता है। फाह्यान ने अनेक बौद्ध ग्रंथों की खोज की तथा अनेक हस्तलिपियों की नकल की तथा अनेक धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया। अंत में ताम्रलिप्ति बंगाल बंदरगाह से जहाज में सवार होकर लंका, जावा, सुमात्रा होता हुआ अपने देश चीन लौट गया।